नाजरीन आदाब, मैं रोमा हैदर आपका खैर मकदम करती हूँ हमारे इस प्रोग्राम कुछ लम्हे फुर्सत के में। नाजरीन, दोस्ती का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जो खून का रिश्ता ना होते हुए भी उससे कम भरोसेमंद नहीं है, पर सच्चा दोस्त मिल पाना किसी के बस की बात नहीं, और जिसको मिल जाए उसकी किस्मत के तो क्या कहने। नाजरीन, मैं दुआ करूँगी कि आपका और हमारा रिश्ता भी यूं ही चलता रहे। तो आइए इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नाजरीन, यूँ तो हम ख्वातीन दिखने में बहुत ही नाजुक और जज्बाती नज़र आती हैं, लेकिन खुदा ने हमें वो सलाहियतें दी हैं कि इतनी जिम्मेदारियों में घिरे रहने के बावजूद भी बखूबी सारे काम अंजाम दे सकती हैं। एक बाइख्तियार औरत में वो ताकत होती है कि अगर वो चाहे तो मुल्क और माशरे में काफ़ी तब्दीली ला सकती है, और अगर माशरे में कोई परेशानी आ जाए तो वो उसको मर्द से बेहतर तरीके से सुलझा सकती है। और यही नहीं, अच्छे मैनेजमेंट के साथ माशरे और ख़ानदान की माशी हालत को अच्छे तरीके से सुलझा सकती है, उसकी सलाहियत भी रखती है। तो इसी सिलसिले में आज मैं आपको एक ऐसी ही ख्वातीन से मिलवाने लाई हूँ जिनकी हिम्मत और लगन ने ना ही सिर्फ उनको कामयाबी दी, बल्कि माशरे की बहुत सी ख्वातीन को बाइख्तियार होने में बहुत मदद भी की है। पारुल जी, कैसी हैं आप? बहुत अच्छे। पारुल जी, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगी कि हमने वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बहुत बार सुना है। वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में आपकी क्या राय है, आपकी क्या डेफिनेशन है? तो मेरे हिसाब से एक्चुअली ये बात है कि हर वुमेन में बहुत पावर होती है, उसको खाली एक रियलाइज़ करना होता है, एक जानकारी लेनी होती है उस पावर को बाहर लाने के लिए। तो जो हमारे ये समाज में एक भ्रांति है कि विमेन जो है वो बहुत कमज़ोर हैं, बल्कि मेरे हिसाब से तो वो मल्टीटास्किंग कर सकती हैं, बहुत सारे चीज़ें एक साथ वो निभा सकती हैं, अपनी पारिवारिक जिम्मेवारियां, बाहर का काम, और जितना प्रेशर हम विमेन ले सकते हैं उतना मेरे को नहीं लगता कोई और ले सकता है। जी बिल्कुल। पारुल जी, ये तो आपने बहुत अच्छी डेफिनेशन दी, बहुत अच्छी बात बताई। इसी से मुतालिक मैं आपसे और भी बहुत कुछ जानना चाहूँगी। हाँ ज़रूर। तो हम ऐसा करते हैं, आराम से बैठ के और इस मसले को आगे बढ़ाते हैं। चलिए आइए। पारुल जी, जैसे कि आपने औरतों के लिए बहुत काम किया है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या औरतें पूरी तरीके से एम्पावर्ड हैं, और अगर इसमें कोई कमी रह गई है तो वो कितने % रह गई है? यहाँ पे महिलाओं को हमेशा ही पिछड़ा वर्ग माना गया है, लेकिन ऐसा है नहीं। जो महिलाएं हैं उनमें बहुत ज़्यादा पावर है, और उनको खाली अपनी एक पावर को जानने की कोशिश की थोड़ी सी ज़रूरत है, और इसीलिए कोई ऐसा परसेंटेज नहीं है जो हम ये कहें कि कितनी परसेंटेज की ज़रूरत है। हर महिला को आगे बढ़कर, कदम से कदम बढ़ाकर आगे इस देश की उन्नति और अपने समाज की उन्नति के लिए कार्य करना है। तो जैसे आपने अभी पिछड़े वर्ग की बात की, तो पारुल जी, क्या पिछड़े वर्ग की औरतों के लिए ही एम्पावरमेंट ज़्यादा ज़रूरी है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि विमेन एम्पावरमेंट खाली एक पिछड़े वर्ग की औरतों के लिए ज़रूरी है। ये हर वर्ग की औरतों के लिए उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि हमारा अगर कंट्री का जीडीपी देखा जाए तो आधी औरतें हैं और आधे मर्द हैं। तो अगर हम आगे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी की बात करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि हर औरत कुछ ना कुछ अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए कुछ ऐसा कार्य करे कि उसकी लाइफ और उसका जीवन सुधरे, और वो आसपास के समाज को भी सुधार सकती है। अगर मैं अपने बारे में बोलूं तो हम एक बहुत एजुकेटेड फैमिली को बिलोंग करते हैं और बहुत एजुकेशन पाई, लेकिन उसके लिए मेरे को ये लगा कि हमें कुछ, जो हमें ये हम प्रिविलेज्ड हैं तो हमें कुछ समाज के लिए भी करना चाहिए। और ऐसी बहुत सी औरतों के कांटेक्ट में आए हम कि जहां लगा कि उनको हमारे हाथ की ज़रूरत है, और इसीलिए विमेन एम्पावरमेंट का काम
बहुत जोरों शोरों से किया। और आज मैं 20 साल के बाद ये कह सकती हूँ कि हर वो औरत जिसको हमने टच किया वो आज एक इंडिपेंडेंट पर्सन है, कुछ ना कुछ रोजगार कमाती है, अपने बच्चों को सुखी रखती है, अपने पति के साथ सुखी है और वो जीवन में एक अच्छी तरह आगे बढ़ रही है। आपने ये बहुत अच्छी बात बताई। तो जिस तरीके से आपने मुझे अभी बताया कि आपको ये चाहत थी सब करने की, तो क्या आपको ये चाहत बचपन से थी या फिर आप किसी से इंस्पायर हुई? जी, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि बचपन से मुझे शौक था आसमान छूने का और इस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए मेरा पहली इंस्पिरेशन मेरी माँ थी। उन्होंने हमें कभी भी, हम 3 बहनें हैं और 2 भाई हैं, लेकिन कोई भी डिफरेंस नहीं था परिवार में। मेरे फादर जो है एक बहुत बड़े डॉक्टर थे, लेकिन हमें पढ़ाई हो, खेल हो या कोई भी तरह की को करिकुलर एक्टिविटी हो, चाहे डांस हो, चाहे म्यूजिक हो, उसमें हमें हमेशा से बढ़ावा दिया। और इसीलिए ये सब करते करते ये जाना हमने, जब पढ़ाई पूरी हो गई तो एक करियर होता है, करियर हमने बहुत अच्छे से निभाया, लेकिन एक ये चाह थी कि हम दूसरों के लिए भी कुछ कर पाएं, क्योंकि जितना हम कुछ दूसरों के लिए करते हैं वो हमारे पास किसी ना किसी रूप में वापस आता है, लेकिन वापस आने के लिए नहीं किया। ये एक जो समाज सेवा, या आप समाज सेवा ना बोलें, कि ये है कि हम एक दूसरे के साथ कुछ आगे बढ़ें और एक दूसरे की मदद करें, तो ये बचपन से ही मेरा सपना था कि मैं कुछ कर पाऊं। तो एक पढ़ाई अलग हुई और इस तरीके का कार्य हमने अलग से किया। जी पारुल जी, इस काम में तो आपको बहुत मुश्किलें भी आई होंगी, तो औरतों के लिए काम करना, फिर घर की भी जिम्मेदारियां, तो इन दोनों को आप कैसे बैलेंस करती हैं? बहुत मुश्किल होता होगा ये तो। हाँ बिल्कुल, मुश्किल तो है, लेकिन मेरे को लगता है कि अगर जहाँ चाह होती है तो वहाँ राह भी निकल आती है, और इसी को लेके आपको अपनी जिम्मेवारियों को नहीं छोड़ना होता। उन जिम्मेवारियों को निभाते हुए आपको एक कदम बाहर रख के कुछ काम करना पड़ता है। स्ट्रगल बहुत थी, लेकिन ये सोचकर कि हमें कुछ करना है, जिस तरीके से सब लोग बाहर जाके काम करते हैं, साथ साथ ये भी करना। सबसे बड़ी जो इसमें मुसीबत होती है या एक रुकावट होती है, जब आप कोई ऐसी संस्था शुरू करते हैं तो उसके लिए रुकावट होती है पैसे की, कि कहाँ से शुरू किया जाए। और बहुत सी हमारे एक नॉर्म्स हैं, एक तरीके हैं कि इस संस्था को बनाया जाए। तो सबसे पहले हमने सोचा कि कुछ औरतों को इकट्ठा करें, कुछ दोस्तों को इकट्ठा करें जो एक साथ सोचते हो, और एक संस्था ऐसी बनाएं जिसके जरिए हम कुछ एक प्लान्ड वे से काम कर पाएं, क्योंकि अलग अलग काम करने में और एक संस्था के रूप में काम करने में इम्पैक्ट जो है वो ज्यादा होता है। वाकई मुश्किलात तो बहुत आई होंगी, लेकिन अगर दिल में जज्बा हो तो कोई क्या नहीं कर सकता। तो पारुल जी, जैसे आपने अभी संस्था के बारे में बताया, तो अगर किसी को भी ये संस्था शुरू करनी हो तो क्या स्टेप्स रहते हैं, क्या तरीका है आगे बढ़ने का? जी बिल्कुल, उसके लिए ऐसा है कि हमें कुछ मेंबर्स चाहिए होते हैं शुरू में, और फिर उस को रजिस्टर कराना पड़ता है। और रजिस्टर आजकल तो बहुत आसान हो गया है, बहुत जल्दी से रजिस्टर हो जाती है संस्था। और जब 3 साल उस संस्था के पूरे हो जाते हैं तो फिर उसको ATG, 12A ये सब सर्टिफिकेट भी मिल जाते हैं। और ये सर्टिफिकेट मिलने से ये फ़ायदा होता है कि जब लोग हमें डोनेशन देते हैं तो उनको इनकम टैक्स में रिबेट मिलता है। उसके लिए हमें एक संस्था का अच्छा सा नाम, उसका लोगो, और फिर जो उसके विजन है, उसका जो मिशन है कि हम क्या करना चाहते हैं, क्योंकि अलग अलग संस्था अलग अलग कार्य करती है। तो अगर हमें विमेन एम्पावरमेंट का काम करना है तो हम उसके बारे में उसका एक स्टेटमेंट बनाते हैं, और इस तरीके से 13 मेंबर करके हम एक ये संस्था शुरू कर सकते हैं। एक तो तरीका ये है, और एक ये है हम ट्रस्ट बना सकते हैं, 2 या 3 लोगों में ट्रस्ट बन जाती है। और तीसरी तरीके की जो एक रजिस्ट्रेशन होती है वो होती है अंडर कंपनी एक्ट, वो नॉन प्रॉफिट के लिए। आप कंपनी रजिस्टर कराइए, लेकिन वो नॉन प्रॉफिट। नॉन प्रॉफिट का मतलब जिसमें आपका अपना फायदा नहीं है, आप समाज के फायदे के लिए वो संस्था बना रहे हैं। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि जितने भी लोग इस संस्था से जुड़े हैं उनका इस कार्य में उतना ही मन हो,
और वो ऐसा करना चाहें कि आप उस संस्था को ऊपर ले जा पाएं और बड़े फेयर तरीके से काम कर पाएं, क्योंकि दूसरों का पैसा इसमें आता है। शुरू में हम अपना पैसा लगाते हैं, लेकिन धीरे धीरे लोग और जुड़ते हैं। तो हमारी एक जिम्मेवारी है कि जिसका भी पैसा इस संस्था में आ रहा है वो सही से इस समाज के कार्य के लिए और औरतों की भलाई के लिए ही लगे। तो पारुल जी, अगर कोई एनजीओ शुरू करता है तो उसको शुरू करने में और उसके शुरू होने के बाद क्या क्या मुश्किलात आती हैं? जी, ऐसा होता है कि जब हम संस्था कोई शुरू करना चाहते हैं तो हमें पहले तो सही रूप के मेंबर मिलने चाहिए। ऐसे लोग होने चाहिए जिसमें जज्बा हो काम करने का, और वो सब जब मिल जाते हैं तो उनका सबका ड्यू डिलिजेंस होता है कि वो इस लायक है भी कि नहीं, उनका कोई बैकग्राउंड ऐसा तो नहीं है, ये सब चीज़ें करके। और जब हम रजिस्टर कराते हैं, जब हमने शुरू करी थी अपनी संस्था, वो उस टाइम बहुत मुश्किलें आई थी, लेकिन अब सरकार की तरफ से बहुत ऐसे आसान तरीके हो गए हैं। आपको ATG 12A संस्था का रजिस्ट्रेशन बहुत जल्दी हो जाता है। कुछ पैसे ज़रूर खर्च होते हैं, 30 से 50 हज़ार रुपये में ये पूरा का पूरी संस्था एक बन जाती है। तो ये तो हुई शुरू होने की बात। उसके बाद अगर इसको आगे हमें चलाना है तो पैसा तो चाहिए। तो ये पैसा हम कहाँ से लाएं? तो दो तरीके हैं। पहले हमने अपने संस्था में भी सब अपना ही पैसा इस्तेमाल किया, क्योंकि हमें यह था कि हमें इसको आगे बढ़ाना है। धीरे धीरे जब लोगों को पता चलता है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं और ये एक संस्था ऐसी नहीं है जो खाली किसी दूसरे का पैसा लूटने के लिए बनी है, तो बहुत लोग आपके साथ जुड़ते जाते हैं। तो एक कारवां बनता जाता है और इस कारवां को हमें आगे लेके चलना पड़ता है। और जैसे जैसे लोग हमारे को डोनेट करते हैं तो एक संस्था आपकी अच्छी तरह चल सकती है। लेकिन फिर भी हमेशा मैं ये कहती हूँ कि जब आप ये NGO संस्था कुछ भी चलाते हैं तो ये झिझक मत करिए किसी से पैसा मांगने के लिए, क्योंकि ये आप अपने लिए नहीं मांग रहे, आप समाज के लिए मांग रहे हैं, समाज में अच्छा काम करने के लिए मांग रहे हैं। आपको एक खाली जरिया बनाया गया है इस कार्य करने के लिए। तो हमेशा एक दिल साफ करके लोगों से पैसा मांगिए, अच्छा काम करिए और ये दिखाइए कि आप में इतना हुनर है कि आप कुछ ना कुछ एक समाज को बदल सकते हैं। पारुल जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने। तो मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगी कि अगर हम NGO की शुरुआत करते हैं तो मिनिमम कितने लोगों की टीम चाहिए होती है, या फिर हम अकेले भी मैनेज कर सकते हैं? जी, तो ऐसा है, कोई भी काम अकेले तो कभी नहीं होता, लेकिन एक ज़रूरी है, हमने मेंबर्स तो पहले बना लेते हैं, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि वो मेंबर्स काम भी करें। तो हमें अपनी एक टीम बनानी पड़ती है जिसमें ट्रेजरर है, सेक्रेटरी है, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है और फिर प्रोजेक्ट मैनेजर्स के साथ हमें कुछ ऐसी जगह भी चाहिए जहाँ पे हम अपना एक छोटा सा ऑफिस बना पाएं, क्योंकि डेली के इतने काम होते हैं। मैं ये कहती हूँ कि एक छोटी मिनी कंपनी होती है। NGO में आप ये समझिए कि आप अपने लिए पैसा नहीं ले रहे हैं, लेकिन इसका जो कार्य का करने का ढंग होता है वो बिल्कुल एक कंपनी की तरीके से होता है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट बोल लीजिए आप, या फिर आप ये बोल लीजिए पार्टनर, को पार्टनर बोल लीजिए, डायरेक्टर्स बोल लीजिए, आप नॉमेनक्लेचर कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन आपकी टीम तो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। और जैसे जैसे काम बढ़ता है वैसे वैसे हमारी टीम भी बढ़ती जाती है। और हमारे इस टीम के एक बहुत अहम जो कार्यकर्ता हैं उनको हम वॉलंटियर्स कहते हैं, क्योंकि वॉलंटियर बेस बहुत बड़ा होना चाहिए, चाहे वो स्टूडेंट वॉलंटियर्स हों, चाहे कंपनी के वॉलंटियर्स हों। और आजकल ये देखा गया है कि बच्चे जो बाहर जाना चाहते हैं उनको जो है NGO सर्टिफिकेट चाहिए होता है, तो वो बहुत आगे बढ़ बढ़कर वॉलंटियरिंग करते हैं। पेड़ लगाने हों, विमेन एम्पावरमेंट का कुछ काम करना है, सिलाई केंद्र खोलना है या कुछ इस तरीके के केंद्र खोलने हैं, उसमें हमें स्टूडेंट पावर को ज़रूर लाना चाहिए। और जो कंपनीज हैं उनके भी एम्प्लॉयज़ अपना टाइम देते हैं और कोई भी समाज का आदमी एक वॉलंटियरिंग कर सकता है, क्योंकि जब आप बिना पैसे लिए कुछ ऐसा काम करते हैं तो अपनी आत्मा की शांति के लिए करते हैं। जी, आपने बहुत सही बताया।
तो पारुल जी, अगर कोई खातून जिसके पास बहुत कम फंड हो और वो एनजीओ स्टार्ट करना चाहे, तो क्या ये मुमकिन है कि एनजीओ स्टार्ट हो सकता है? जी, ये एक अहम सवाल है कि क्या कोई थोड़े से फंड में अपना संस्था शुरू कर सकता है? ज़रूर शुरू कर सकता है, लेकिन उसके बाद कोई ना कोई ऐसा ज़रिया ज़रूर होना चाहिए कि वो आगे तभी बढ़ेगा कि उसको फंड मिलता रहे। शुरुआत तो हो जाएगी, लेकिन उसके बाद फिर वो कार्य रुक जाता है। खाली एक संस्था बनाने से काम नहीं चलता। संस्था तो बन जाती है, लेकिन उसको आगे रन करने के लिए आपके पास ज़रूर इस तरीके के तरीके होने चाहिए, या कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए, या लोगों का आपके ऊपर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए जिससे कि वो आपको सपोर्ट करें। और कई बार तो हमने देखा है कि सड़क पे भी अगर कोई पढ़ाना शुरू कर दे बच्चों को, तो देख के लोग बहुत कुछ जुड़ जाते हैं। तो जब आप एक अच्छा काम करते हैं, एक जज्बे के साथ काम करते हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको फंड्स की कमी हो। आप पहले काम शुरू करें और फिर देखिए आपके साथ किस तरीके से लोग जुड़ते जाते हैं और आप कहाँ के कहाँ पहुँचते हैं। पारुल जी, आपने क्या बात कही है कि अगर जज्बा हो तो इंसान क्या कुछ ना कर दे। तो मैं आपके बारे में भी जानना चाहूँगी कि जैसे आपने ख्वातीन के लिए बहुत कुछ किया है, तो आप इस मकाम तक कैसे पहुँची और आपने क्या क्या किया? जी ज़रूर। एक्चुअली क्या हुआ था कि मैं तो कभी भी नहीं चाहती थी कि ऐसी कोई संस्था, या मैंने कभी ड्रीम भी नहीं किया था कि मैं खोलूँगी, क्योंकि जो एजुकेशन ली, मैंने एमबीए किया, मैं अपना काम कर रही थी, मैं एक डांसर हूँ, पेंटर हूँ, बहुत सारे काम करती हूँ, जगह जगह काम कर रही थी। लेकिन मैं अपने इस जीवन में कुछ इस तरीके के बच्चों के साथ में मेरी जुड़ी कि जिसको पता लगा कि उनमें बहुत कुछ करने के लिए है, और वो शुरुआत हम तभी कर सकते हैं जब कोई संस्था हो। तो फिर ये एक संस्था बनी, और जब ये संस्था बनी तो हमारे आसपास इतनी औरतें थीं जो रोज घर में मार पिटाई होती थी जिनके, और वो आके कह देती थी मैं सीढ़ी से गिर गई, या मैं फिसल गई बाथरूम में, और हमें बिल्कुल पता होता था कि उनको जो है घर में मारा पीटा गया है। इस तरीके की बातें जब हमारे सामने आई तो हमने कहा हमें विमेन एम्पावरमेंट का ही काम करना है। और ऐसा हुआ कि चंडीगढ़ में हमने एक अपना बड़ा सेंटर खोला, उसमें बहुत सारे कोर्सेज चलाए। और चंडीगढ़ में ना हैंड निटिंग बहुत होती है, हाथ के बने हुए बहुत अच्छे चीज़ें बनती हैं, और वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं इस देश से। तो हमने उन औरतों को एक साथ किया, और उनका सामान इतना बिका, क्योंकि आजकल हर चीज़ मशीन मेड है, और हाथ की बनी हुई चीज़ें लोगों को बहुत पसंद आई। तो ये हमारा पहला कदम था। इस कदम से जब उन लोगों को, उन महिलाओं को, उन ख्वातीनों को कुछ थोड़ा बहुत अपने लिए पैसा मिलता था, तो उन्हें वो सबसे पहले यही कहते थे, दीदी आज मैंने बच्चे के लिए ना अपने पैसे से चॉकलेट खरीदी, या दीदी आज हम घर में अपने पैसे से चीनी या चावल लेके आए। तो इन छोटे छोटे कदमों से लेके हमारी एक महिला कलर टीवी तक पहुंची, और उसको 14 लाख रुपए मिले, और उसमें राम कपूर ने उन्हें सपोर्ट किया, और इस तरीके से करके वो आज अपना एक बुटीक चला रही है। तो ये एग्जाम्पल्स जब हम अपने इस देखते हैं तो ऐसा लगता है कि अगर हम कार्य करते जाएं तो ज़रूर कुछ ना कुछ रिटर्न में मिलता है। दिल्ली में यहाँ पे हमारा एक बड़ा सिलाई सेंटर है, जहाँ कम से कम 50-100 महिलाएं काम करती हैं। थोड़ा बहुत काम जो भी कुछ आता है, बैग्स बनते हैं, बहुत सारी तरीके की चीज़ें बनती हैं। एक हमारा जो है वो कंप्यूटर लिटरेसी का सेंटर चलता है, जहाँ पे बच्चियाँ बहुत सारी 3-3 महीने 6-6 महीने के कोर्स करके वो आज अच्छा कमाना खाना सीख रही हैं। तो इस सब प्रोसेस में एक्चुअली क्या है, पढ़ाई बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको एजुकेशन जो है वो महिलाओं के लिए बहुत ही ज़रूरी है। एजुकेशन के साथ उनको पता चलता है उनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ हम फाइनेंशियल लिटरेसी पर बनाते हैं। जब आपके पास हाथ में थोड़ा सा भी पैसा होता है तो आप ऐसे नहीं होते बल्कि ऐसे होते हैं, आप किसी को कुछ दे पाते हैं। अदरवाइज हमेशा हम महिलाओं को देखा है कि वो मांगती ही रहती हैं। मांगने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उनको दबाया ना जाए, उनको
बिना बात के टॉर्चर ना किया जाए, क्योंकि वो भी एक इंसान है और इंसान होने का मतलब ये है कि उनको जिस तरीके से रहना है, जिस तरीके से अपनी जिंदगी को चलाना है, उनको चलाने दिया जाए। क्या खूब कहा आपने। पारुल जी, बहुत सी औरतें हैं जो अपनी जिम्मेदारियों के साथ साथ और भी औरतों के लिए बहुत कुछ करना चाहती हैं, पर उनको कोई राह नहीं मिलती। वो समझ नहीं पाती किस तरीके से आगे बढ़े या क्या सही स्टेप होगा। तो क्या आप जाते जाते उनको मोटिवेट करना चाहेंगी, कोई पैगाम देना चाहेंगी? जी ज़रूर, क्योंकि बहुत सी महिलाओं को ये करने का जज्बा है कि वो कुछ करें, लेकिन उन्हें यही नहीं पता कि वो क्या करें। क्योंकि हमसे ही ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ करा दीजिए, कुछ करा दीजिए। अब ये कुछ क्या है ये हम नहीं जान सकते, तो ये उन्हें अपने आप ही ढूंढना होगा कि वो कुछ क्या करना चाहती हैं, जिसमें उनकी अच्छा लगे, जो उनको खुशी दे, जो उनको आगे बढ़ने की हिम्मत दे। वो छोटे छोटे कदम लें, बेबी स्टेप्स जिनको हम बोलते हैं, छोटे छोटे कदम लेके कुछ काम करें। आप घर में बैठ के बच्चों को पढ़ाएं, आप घर में बैठ के आसपास की महिलाओं को पढ़ाएं, आप छोटे छोटे पेड़ पौधे लगाएं अपने घर में, कुछ भी काम शुरू करें और जिससे आपको सुकून मिले, जिससे आपको लगे कि यहाँ ये कार्य करने से मुझे सुकून मिलता है। और वो ही देखिए, एक छोटा सा कार्य एक बड़े बिजनेस में टर्न कर सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको बड़ी बड़ी संस्थाओं के साथ जुड़ना है, बड़ी बड़ी संस्थाएं खोलनी है। पहले आप घर से शुरू करें, घर में अमन शांति लाएं, फिर बच्चों को पढ़ाएं, फिर आसपास की अपनी सोसाइटी का ध्यान दें, सफाई में देखें कि सब कुछ चारों तरफ सफाई हो रही है, पढ़ाई हो रही है। जो महिलाएं नहीं पढ़ी हुई उनको अपने पढ़ाएं। अगर आपके पास कुछ हुनर है, पेंटिंग करते हैं, गाना गाते हैं, अच्छा लिखना जानते हैं, जो भी हुनर है उसी को आप अगर आगे बढ़ाएंगे तो देखिए, ये खाली एक समाज सेवा नहीं, आप उसको अपने एक बड़े बिजनेस में भी टर्न कर सकते हैं। और जो हम कहते हैं एक्चुअली एक संस्था के साथ साथ हम इसको बोलते हैं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, कि हम उससे कुछ वापस भी हमें मिले। तो खाली एक संस्था के साथ जुड़ना काम नहीं होता, यह संस्था चलाना नहीं होता, लेकिन हर इंसान को, हर महिला को अपने पैरों पे खड़े होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हम बिल्कुल एक दूसरे से कड़ी जोड़कर आगे बढ़ा सकते हैं। तो मेरा तो यही पैगाम है कि जागिए, अपने चारों तरफ देखिए, अपने परिवार को संभालिए और अपने आसपास के समाज को संभालिए और उससे कुछ कमाइए। क्योंकि जब आपको रिटर्न में कुछ मिलता है तो आपको इंसेंटिव रहता है कुछ और बहुत कुछ करने का। तो यही है कि खाली एक समाज सेवा के लिए नहीं, बल्कि अपने को एक इम्पॉर्टेंट पर्सन ऑफ द सोसाइटी बनाने के लिए एक काम करें और अपने घर में भी कंट्रीब्यूट करें और औरों को भी साथ लेके चलें और खुशियां बांटें। पारुल जी, आपने बहुत खूबसूरत बात बोली कि अपने से प्यार होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपने हमारे नाजरीन को इतनी अहम जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम सभी दर्शकों से बात कर सकें, और मैं बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ सभी दर्शकों का आज। फ्रिज की सफाई तो हम हर हफ्ते करते ही हैं, लेकिन उसके दरवाजे में लगे रबर को हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, जिस वजह से वो धीरे धीरे गंदा होता चला जाता है और खराब हो जाता है। रबर पर जमी गंदगी फिर आसानी से जाने का नाम नहीं लेती। तो इसको साफ करने के लिए आप विनेगर का इस्तेमाल करें। थोड़ा विनेगर और थोड़ा पानी मिलाएं, फिर एक ब्रश की मदद से इससे रबर की सफाई करें। फिर देखें, रबर एकदम चमकने लगेगा। सफेद जूतों का ट्रेंड तो हमेशा से ही फैशन में रहा है। ये हर तरह की ड्रेस के साथ मैच भी हो जाते हैं, लेकिन जितने खूबसूरत ये दिखते हैं उतनी जल्दी ही गंदे भी हो जाते हैं और इनको साफ करना भी उतना ही मुश्किल होता है। किसी दूसरे रंग के जूते अगर गंदे हो भी जाएं तो नज़रअंदाज किया जा सकता है, लेकिन सफ़ेद जूते अगर थोड़े से भी गंदे हों तो फ़ौरन उनकी तरफ ध्यान चला जाता है। तो इनको साफ करने के लिए आप ये टिप अपना सकती हैं कि एक नींबू लें और उसको आधा काट लें, फिर इसको जूतों पर रगड़ लें, फिर थोड़ी देर उसको ऐसे ही छोड़ दें, फिर पानी से धो लें।
नींबू एक नेचुरल ब्लीच है, इससे जूते काफी हद तक साफ हो जाएंगे। नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आपको हमारे ये शुमारा बेहद पसंद आया होगा और हमारी आगे भी यही कोशिश रहेगी कि हम आपके लिए ऐसे ही मालूमाती शुमारे पेश करते रहें। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।